मेरा घर। अभी शादी के 6 महीने ही हुए थे कि मीरा के साथ मारपीट की जाने लगी थी। एक दिन घरेलू मारपीट, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना तथा जानलेवा हमले के पश्चात रात को जैसे तैसे मीरा अपने घर मायके पहुंची और रातों रात माँ बाप को अपने साथ हुए अत्याचार को बताया। माता पिता ने जैसे तैसे अपनी बिटिया को समझाया और निर्णय लिया कि उनकी बेटी के साथ यह जो घटना घटी है उसकी सूचना तुरंत अपने सबसे बड़े बेटे आनंद को दी, जो कि एक सरकारी ऑफिसर था तथा अपनी पत्नी दिव्या तथा बेटी शालू के साथ इसी शहर में रहता था। जब सबको पता चला कि उनकी घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो पूरा परिवार गुस्से में था और पूरे परिवार ने यह निर्णय करके बेटी के साथ हुई इस प्रताड़ना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस केस हो गया तथा बात कोर्ट में पहुंच गई। तारीख पे तारीख लगनी शुरू हुई। इस प्रकार कोर्ट के चक्कर काटते हुए पूरे 3 साल बीत गए। शुरू में तो परिवार में बेटी को न्याय दिलाने के लिए आतुरता से काम कर रहा था, पर अब उनके हौसले भी टूटने लगे थे। माँ बाप भाई बहन सब अपने अपने काम में व्यस्त हो चले थे। दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। अब 3 भाई भाभी और बच्चों के साथ रीमा भी इसी घर में थी। भाई भी अपनी घर गृहस्थी में लगभग व्यस्त हो गए थे। अब रीमा को कोर्ट की तारीखों पर भी अकेले ही जाना पड़ता था, जो रीमा पूरे परिवार को जान से भी प्यारी थी। अब वही रीमा सभी को बोझ लगने लगी थी। कोई उसका काम करता तो 4 बात सुना देता। भाभीयों को भी रीमा अब एक टक नहीं सुहाती थी। वह हर रोज रीमा को किसी न किसी बात बात पर ताने देती। इसी वजह से घर में हर रोज झगड़ा होने लग गया। इस कारण पिता का व्यवहार भी रीमा के प्रति अब रूखा सा होने लगा था। अब तो रीमा के भाई भी उसको बात बात पर डांटने फटकारने लगे थे। इन सब बातों से रीमा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी थी। अब रीमा को लगने लगा था कि वह कहीं ना कहीं अपने परिवार पर एक बोझ बनती जा रही है। वह बिल्कुल अलग थलग तथा अकेली पड़ चुकी हैं। उसका करियर भी दांव पर लग चुका था और जो महत्व और प्यार उसको परिवार से मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। घर की हर महत्वपूर्ण बात में उसको नजरअंदाज किया जाने लगा और उसकी भावनाओं तथा इच्छाओं की कोई कद्र नहीं रह गई थी। इन सब बातों को सोचकर रीमा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उधर पारिवारिक कलह को समाप्त करने के लिए भाइयों ने मिलकर सोचा कि किसी बहाने से रीमा को घर से बाहर भेज दे। बड़े भाई ने झूठ बोलकर कि रीमा शहर से दूर एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ के मालिक चाहते हैं तुम पढ़ाना शुरू करो, बच्चों का भविष्य भी बनेगा, स्कूल को एक अच्छा शिक्षक भी मिलेगा, फिर तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छे से मन लगाकर काम करोगी तो तुम भी अपने पैर खड़ी भी हो जाओगी। उसने घर से बहुत दूर रीमा को नौकरी दिलवा दी। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 साल व्यतीत हो गए। बस साल में 2 बार रीमा घर पर आती और फिर स्कूल लौट जाती थी।
यह सिलसिला चलता रहा और उधर कोर्ट में तारीख पे तारीख भी बराबर चलती रही। सभी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन रीमा की बढ़ती उम्र, उसकी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक जरूरतों, उसके मन की पीड़ा तथा उसकी भावनाओं एवं दुख को कोई नहीं समझ रहा था। कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। एक दिन घर के सभी लोगों ने विचार किया कि कब तक ऐसे चलेगा। बेटी समझौता कराकर उसके ससुराल वापिस भेज देना चाहिए। रीमा के भाई ने एक व्यक्ति के माध्यम से रीमा के ससुराल वालों से बात की। ससुराल वाले केस वापस लेने की बात मान गए और रीमा उनके अनुरूप रहेगी, तभी वो उसको रखेंगे। यह बात के लिए रीमा के घर वाले तैयार हो गए। अब बस पूरा परिवार रीमा के घर लौटने का इंतजार करने लगा। 6 महीने बाद रीमा जब घर आ गई तो वह सफर से बहुत थकी हुई थी, सो बिना कुछ खाए ही सो गई। दूसरे दिन भैया भाभी तथा रीमा के माता पिता उसके अगल बगल बैठ गए तथा रीमा से बातें करनी शुरू कर दी। सभी रीमा का हाल चाल पूछ रहे थे। रीमा भी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। अचानक रीमा के बड़े भाई साहब ने बताया कि उन्होंने उसके पीछे से उसके ससुराल वालों के साथ समझौता कर केस वापस ले लिया है तथा अब उसको अपने ससुराल जाना होगा। दोनों परिवारों की यह इच्छा है। अपने ही बड़े भाई के मुंह से यह बात सुनकर रीमा एकदम शन्न रह गई। उसको बहुत बड़ा झटका लगा। सारा अतीत तथा ससुराल पक्ष की सारी प्रताड़नाएं उसकी आंखों के सामने घूम गई। आखिर इस बार भी रीमा को नजरअंदाज कर दिया गया तथा उसकी वेदना का कोई ख्याल नहीं किया गया। इस खास फैसले में भी उसकी हामी भी जरूरी ना समझी गई। यह सोचते सोचते वह अंदर ही अंदर जल रही थी कि मेरे अपने भी मेरे बारे में, लेकिन उसने उसी क्षण ससुराल वापिस न जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि वह जिस नरक से निकल कर आई थी, उस नरक में वो दोबारा वापिस नहीं जाएंगी, क्योंकि यह उसके आत्मसम्मान की भी बात है। चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, लेकिन दूसरे ही पल उसने उसके साथ भाई भाभी माँ बाप के द्वारा किए गए बर्ताव के बारे में सोचा। रीमा के पास अब और कोई चारा नहीं था। परिवार के सभी लोग रीमा के ससुराल वापिस जाने को लेकर खुश थे। रात के समय सभी भोजन कर अपने अपने कमरों में चले गए। भाई और भाभी अपनी बेटी शालू के साथ नीचे वाले कमरे में सो गए। माता पिता दोनों साथ वाले कमरे में सो गए। रीमा अपने कमरे में ऊपर चली गई। रात के करीब 2 बज चुके थे। परिवार के सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन आज की रात रीमा के लिए बड़ी भारी थी। उसके दुख, वेदना तथा पीड़ा का कोई सहारा ना था, क्योंकि उसके मन की बात ना कोई सुनना चाहता था, ना ही कोई सुनने को तैयार था। रात के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। तभी सहसा वह बिस्तर से उठी और उसने अपने टेबल से पेन कागज उठाया और जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगी। इसके बाद उसने दबे पांव चुपके से उठकर घर के किसी
कमरे से एक रस्सी ली और गले में रस्सी फंसाकर फंदे से झूल गई। सुबह जब उसकी भाभी उसको जगाने ऊपर उसके कमरे में गई तो रीमा को देखकर उसकी चीख कर निकल गई और वह जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग ऊपर आ गए और अपनी ही बेटी का ऐसा मंजर देखकर वहीं बैठ गए। फिर कांपते हुए हाथों से भाइयों ने अपनी बहन रीमा की लाश को फंदे से नीचे उतारा और बेड पर लेटा दिया तथा टकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगे। तभी मझले भाई की नजर एक खुले पेन तथा एक कागज पर पड़ी। उसमें कुछ लिखा हुआ था। उस कागज में और कुछ नहीं, रीमा के द्वारा बयां किया गया आखिरी दर्द था। उसमें लिखा था, पूरे परिवार को मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसीलिए यह कर रही हूँ। पिछले काफी समय से अकेली पड़ गई थी। मेरी वजह से परिवार का माहौल भी ठीक नहीं रहता था। घर में कलह होती थी। मेरी वेदना, पीड़ा, भावना और अकेलेपन के दर्द को कोई समझना नहीं चाहता था। कल की घटना के बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। भाई, बस आप लोगों से यही बोलना है, अगर आप लोगों की बेटियों के साथ यह हो तो जरूर आप लोग उनका साथ अंत तक दीजिएगा। जैसे मुझे बीच में अकेला छोड़ दिए, उनको मत छोड़ दीजिएगा। परिवार से माफी, आपकी रीमा। सभी भाई और भाभियों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप अपने आप को अलग दोषी ठहरा रहे थे। सभी रीमा से माफी मांगते हुए एक ही बात सोच रहे थे कि काश हम एक बार भी रीमा बोझ न समझकर सहारा समझते तो आज बिटिया जिंदा होती।